हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आज हम करेंगे 11वीं और 12वीं क्लास की अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक की, ठीक है, सारांश और उसके एमसीक्यू और पीवाईक्यू करेंगे भाई, ठीक है। और ये 11वीं 12वीं दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें से भी क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो इकाई 1 में क्या है, जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, ठीक है। दूसरी इकाई में है सृजनात्मक लेखन, कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण, कैसे लिखे कहानी, डायरी लिखने की कला, कथा पटकथा, कैसे करे कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। और तीसरी इकाई में है व्यवहारिक लेखन, कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, सवत्रत बायोडाटा लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, कोर्स एक परिचय, ठीक है। तो 3 इकाइयां हैं, ठीक है भाई। और कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में ये लगी हुई हैं, ठीक है। तो आपको ये करना है, ठीक है। आज हम इकाई 1 के जो इकाई 1 है वो करेंगे, ठीक है। इसकी थ्योरी क्लास भी करेंगे और इसके एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम इकाई 1 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे बताएं तो आपको क्लास कैसी लगती है, ना आप मैसेज करते हो ना कुछ और, ठीक है। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए तो क्लास आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। आपको भाई आगे कौन सी क्लास चाहिए ये भी मेरे को बताएं, ठीक है। वैसे मैं आपको काफ़ी सारी क्लासें प्रोवाइड करवाने लग रही हूँ, ठीक है। तो भाई और ये इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। तो देखते हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक है, इकाई 1 हम करेंगे। इकाई 1 में हमारा पहला लेसन है जनसंचार माध्यम। जनसंचार माध्यम हम करेंगे। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावना को आदान प्रदान है, ठीक है। संचार के बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है। सीधे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं इन लाइनों से, तो प्लीज आप अच्छी प्रकार से देख ले। जनसंचार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का काम भी करता है। जनसंचार माध्यमों का लोगों पर सकारात्मक के साथ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। संचार संदेशों का आदान प्रदान है। संचार जीवन की निशानी है। मनुष्य जब तक जीवित रहता है संचार करता रहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में उसकी संचार क्षमता की सबसे बड़ी भूमिका रही है भाई। और ये बुक भाई जब स्टार्ट कर लेंगे और हमारा स्क्रीनिंग होगा तो उसमें से भी इस बुक के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा डीपली पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छी प्रकार से कर लेना आप। मनुष्य ने चाहे भाषा का विकास किया हो या लिपि का, फिर छपाई का इसके पीछे मूल इच्छा ही है। संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यम टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि है भाई, ठीक है। जनसंचार और संचार के क्या है विभिन्न माध्यम आपको बताए हैं। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमले ने पूरी दुनिया ने अपने आंखों से देखा था। जब भाई, ठीक है, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था तो उसे दुनिया ने अपनी आंखों से देखा था। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, ये भी पेपर में पूछा गया है, जिसका अर्थ होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। मशहूर संचार शास्त्री बिल्बर श्रेम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है, ठीक है। ये परिभाषा काफी बार पेपर में पूछी गई है, ठीक है। भाई संचार अनुभवों की साझेदारी है, ये किसने कहा है, तो किसने कहा है, बिल्बर श्रेम ने कहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संचार अनुभवों की साझेदारी है। आगे है सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य माध्यम के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। संचार अंतरक्रियात्मक यानी इंटरएक्टिव प्रक्रिया है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। भाषा असल में एक तरह का कूट चिन्ह
या कोड है। हम अपने संदेश को उस भाषा में कूटीकृत या अनकोडिंग कहते हैं। संदेश को किसी माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है, जैसे टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, फिल्म आदि। भाई किसी ना किसी तरह क्या है, संदेश को क्या है, अपने प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जा सकता है। इसका माध्यम कुछ भी हो सकता है। आगे देखते हैं। प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर प्राप्त संदेश का कूटवाचन यानी उसकी डिकोडिंग का अर्थ, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करता है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया की फीडबैक कहते हैं। संचार प्रक्रिया में बाधाओं को शोर या नॉइज कहा जाता है। ठीक है, जब संचार प्रक्रिया में कोई बाधा आती है तो उसको शोर या नॉइज कहा जाता है। ये भी पेपर में पूछा है। और संचार प्रक्रिया में जब प्राप्तकर्ता प्रतिक्रिया करता है तो उसको फीडबैक कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। संचार प्रक्रिया में संचार और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है, क्या है, संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता क्या है, एक ही व्यक्ति होता है। यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है। ठीक है, संचार का सबसे बुनियादी रूप है ये। इसे अंतःव्यक्तिकरण या इंट्रापर्सनल संचार कहते हैं। ठीक है, जब भाई एक ही व्यक्ति संचारक या प्राप्तकर्ता होता है तो उसको क्या कहते हैं, अंतःव्यक्तिक संचार कहते हैं। यानी अपने आप, जैसे हम मन ही मन बोलते हैं ना, तो उसको अंतःव्यक्तिक संचार कहते हैं, इंट्रापर्सनल संचार कहते हैं। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन रहेगा। दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतर्व्यक्तिक या इंटरपर्सनल संचार कहते हैं। ठीक है, जब जो दो व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बात करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, अंतर्व्यक्तिक संचार कहेंगे, यानी इंटरपर्सनल कहेंगे। और जब एक ही व्यक्ति अपने आप ही संचार करता है, अपने मन मन में ही संचार करता है, ठीक है, उसको इंट्रापर्सन कहते हैं। इसको इंटरपर्सन और उसको इंट्रापर्सन। भाई आगे है, देव ऋषि नारद को पहला समाचार वाचक कहा जाता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है पहले। ठीक है, पहला समाचार वाचक किसे कहा जाता है, तो देव ऋषि नारद को कहा जाता है, जो वीणा की मधुर झनकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु थे। भाई ठीक है, किसके बीच संवाद सेतु थे, धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु का काम किसने किया है, देव ऋषि ने किया है। और किसके माध्यम से किया है, वीणा की मधुर झनकार के माध्यम से किया है। आगे, जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया ही है। ठीक है, जो जनसंचार है इसकी सबसे मजबूत कड़ी क्या बताई है, पत्र पत्रिकाएं और प्रिंट मीडिया बताई है। भाई आपको ध्यान रखना है। आरंभ में केवल प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता था। और आरंभ में भाई पत्रकारिता किसको कैसे किया जाता था, प्रिंट माध्यमों के जरिए किया जाता था। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत सन 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट कलकत्ता से हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, भी काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, क्या भाई भारत में जब पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी, ठीक है, वो किसने की थी, तो जेम्स ऑगस्ट हिकी ने की थी। ठीक है, 1780 में, और बंगाल गजट कलकत्ता से हुई थी। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड है। ये कलकत्ता से सन 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन से निकला था। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है आपके लिए क्लास। ठीक है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, जिससे इस क्लास का औरों को भी फायदा हो। टीवी सेवा आकाशवाणी से अलग होकर दूरदर्शन नाम से किस वर्ष शुरू हुई। ठीक है, जो टीवी सेवा है आकाशवाणी से अलग हुई, ठीक है, और दूरदर्शन के नाम से किस वर्ष शुरू हुई थी, तो 1976 में ये शुरू हुई थी। ठीक है, आकाशवाणी से अलग होके दूरदर्शन नाम हुआ था भी टीवी सेवा का। आंसर है बिल्कुल सही है, टीवी सेवा आकाशवाणी से अलग होकर दूरदर्शन नाम से 1976 ईस्वी में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार तत्व नहीं है। इनमें से भी कौन सा संचार तत्व नहीं है। एक स्रोत या संचारक, संदेश, माध्यम, सीधा प्रसारण। तो स्रोत या संचारक क्या है, ये संचार का कोई तत्व नहीं है। संदेश भी तत्व है, माध्यम भी, और सीधा प्रसारण भी है। आंसर ये सही रहेगा, स्रोत या संचारक का तत्व नहीं है, जबकि संदेश, माध्यम तथा सीधा प्रसारण संचार का तत्व है भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा कथन संचार के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो संचार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। संचार अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। रोजमर्रा के जीवन में संचार की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। तो देख लेते हैं, आज संचार और जन संचार के माध्यम हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। तो देखो, ए भी बिल्कुल सही है, बी भी और डी भी, लेकिन जो सी है ये क्या है, गलत है, और इस क्वेश्चन में गलत ही पूछ रखा था भाई। आंसर सी सही है। रोजमर्रा के जीवन में संचार की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। कथन संचार के संबंध में सत्य नहीं है, जबकि अन्य सभी कथन संचार के संबंध में बिल्कुल सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है भाई, ये हमें बताना है। किसी लोकतांत्रिक समाज में सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना जनसंचार माध्यमों के दायरे में नहीं आता। आगे देखते हैं, जनसंचार लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, जनसंचार माध्यम सूचना और विचारों के द्वारा किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते। बिल्कुल सही है। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी बहुत साधन, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखो भाई, ए हमारा गलत है, ठीक है, और बी, सी और डी क्या है, सही है। ए गलत है और इसमें गलत ही पूछा था। आंसर बिल्कुल सही है। किसी लोकतांत्रिक समाज में सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना जनसंचार माध्यमों के दायरे में नहीं आता। उक्त कथन सही नहीं है, जबकि अन्य सभी कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का कार्य नहीं होना चाहिए। जनसंचार का कार्य कौन सा नहीं होना चाहिए। तो मनोरंजन करना, सार्वजनिक हित से अधिक व्यावसायिक मुनाफा कमाने पर बल देना, निगरानी करना या सूचना देना। तो भाई अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। सार्वजनिक हित से अधिक व्यावसायिक मुनाफा कमाने पर बल देना जनसंचार का कार्य नहीं होना चाहिए। लोक संपर्क या जनसंचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। प्राय इनका अर्थ सम्मिलित रूप से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र से लिया जाता है, जो समाचार एवं विस्थापन दोनों के प्रसारण के लिए प्रयुक्त होते हैं। जनसंचार के प्रमुख कार्य है सूचना का आदान प्रदान करना, पूछा गया पहले भी जनसंचार के प्रमुख कार्यों में से। मनोरंजन, मूल्यांकन, आज्ञा देना, प्रभावित और प्रोत्साहित करना आदि। ठीक है, आगे देखते हैं। भाई हो गया, 1 मिनट को नीचे है। छठा क्वेश्चन है, भारत में दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण का आरंभ कब हुआ था। ठीक है, यानी रंगीन टीवी किस समय हमारे, यानी रंगीन प्रसारण कब हुआ था। जब हम रंगीन तस्वीरें अपने टीवी पर देखने लग गए थे, तो उसका प्रसारण कब हुआ था ये हमें बताना है। 1980 में, 1981 में, 1982 में, 1984 में। तो 1982 में रंगीन प्रसारण का आरंभ हुआ था। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर से बिल्कुल सही। भारत में दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण का आरंभ 1982 ईस्वी में हुआ। भारत में टीवी की शुरुआत 15 सितंबर 1959 ईस्वी को हो चुकी थी, लेकिन अप्रैल 1982 ईस्वी को मद्रास से पहली बार रंगीन प्रसारण हुआ था भाई। ठीक है, शुरुआत तो 1959 में हो गई थी। निम्नलिखित में से संदेश का यांत्रिक माध्यम नहीं है। यांत्रिक माध्यम नहीं है, ठीक है। दूरदर्शन भी है, रेडियो प्रसारण भी है, सिनेमा भी है, लेकिन नुक्कड़ नाटक नहीं है। यांत्रिक माध्यम नहीं है ये। आंसर सी बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से संदेश का यांत्रिक माध्यम नुक्कड़ नाटक नहीं है, अतः सी क्या है, सही है। जबकि संदेश का यांत्रिक माध्यम दूरदर्शन है, रेडियो प्रसारण, सिनेमा संदेश के यांत्रिक माध्यम में आते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी जनसंचार की परिभाषा नहीं हो सकती। तो जनसंचार की परिभाषा कौन सी नहीं हो सकती। फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है, श्रोताओं का दायरा व्यापक होता है, सही है। पाठकों का दायरा भी व्यापक होता है, दर्शकों का दायरा भी व्यापक होता है, लेकिन फीडबैक क्या है, तुरंत नहीं होता भी जनसंचार में। आंसर है बिल्कुल सही है। जनसंचार की परिभाषा में दिए गए चारों विकल्प में जनसंचार की परिभाषा यह सही है कि फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं है। शेष परिभाषा सही है। जनसंचार में श्रोताओं का दायरा व्यापक होता, पाठकों का दायरा व्यापक होता, दर्शकों का दायरा भी व्यापक होता है। जनसंचार का कार्य नहीं है, तो क्या नहीं है भाई जनसंचार का कार्य। सूचना देना है, शिक्षित करना भी है, निगरानी करना भी, लेकिन मिथ्या प्रचार करना जनसंचार का कार्य नहीं है।
डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जनसंचार का कार्य सूचना देना, समाज को शिक्षित करना तथा निगरानी करना भी है, किंतु मिथ्या प्रचार करना जनसंचार का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचनाओं का प्रमाणिक स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई प्रमाणिक स्रोत? मंत्रालय के सूत्र, फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियां, इंटरनेट और दूरसंचार या चौपाल। तो प्रमाणिक स्रोत कौन सा नहीं है ये हम देखते हैं। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही होगा। जो चौपाल सूचनाओं का प्रमाणिक स्रोत नहीं है। चौपाल उत्तर भारत और पाकिस्तान में ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भवन या स्थान को कहा जाता है। यह ग्रामीण विशेष रूप से पुरुष निवासियों के लिए सामुदायिक जीवन का केंद्र होता है, जहां बैठकर पंचायत बातचीत आदि करते हैं भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संचार का प्रकार नहीं है। तो संचार का प्रकार कौन सा नहीं है? तो अंतर्वैयक्तिक संचार भी है, एकल संचार नहीं होता, अंतर्वैयक्तिक संचार भी होता है, जनसंचार भी होता है, एकल संचार नहीं है वही संचार का प्रकार। बी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जनसंचार की विशेषता नहीं है। तो वही जनसंचार की विशेषता कौन सी नहीं है? जनसंचार में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता, बिल्कुल सही है। जनसंचार के दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता, बिल्कुल सही है। जनसंचार के श्रोताओं का दायरा बहुत सीमित नहीं होता, भी व्यापक होता है। हमने ऊपर भी देखा था क्वेश्चन में। जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है, ये बिल्कुल सही है। तो जो इसकी विशेषता नहीं है वो क्या है? सी आंसर सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का प्रमुख कार्य नहीं होना चाहिए? तो जनसंचार का प्रमुख कार्य नहीं होना चाहिए। तो भाई निगरानी करना तो होता है, मनोरंजन करना भी होता है, सूचना करना भी होता है, लेकिन आत्म प्रचार करना ये जनसंचार का प्रमुख कार्य नहीं है। 14वां क्वेश्चन है, विज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा कथन असंगत है, यानी कौन सा गलत है? अभी विज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से तो कौन सा कथन गलत है? उत्पाद निर्माता द्वारा विज्ञापन के कंटेंट का निर्धारण करना कि उस विज्ञान में क्या जाएगा और उसको कितना लाभ होगा। विज्ञापन द्वारा उत्पाद का प्रचार प्रसार ताकि लक्षित उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित किया जा सके। सी है उत्पाद की खूबियों को आम उपभोक्ता तक निःशुल्क पहुंचाना। आगे है वर्गीकृत उपभोक्ता के अनुसार विक्रय के लक्षणों को निर्धारित करा। तो भाई सी क्या है? गलत है, क्योंकि उत्पाद की खूबियों को आम जनता तक क्या है? निःशुल्क नहीं पहुंचाया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरदर्शन समाचार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है। समाचार सत्यता पर आधारित होते, बिल्कुल होते हैं। समाचार लेखन निष्पक्ष होता है, बिल्कुल होता है भाई। शब्द और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं है, ये क्या है? गलत है, क्योंकि आवश्यक है भाई। समाचार में तो बिल्कुल आवश्यक है। चित्र महत्व हो और शब्द उसकी सहयोगी भूमिका में, बिल्कुल सही है। ए, बी और डी बिल्कुल सही है। सी क्या है? गलत, और इसमें गलती पूछा था। व्याख्या में देख लेते हैं, आंसर सी बिल्कुल सही है। शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं, यह कथन दूरदर्शन समाचार के बारे में ठीक नहीं है, क्योंकि शब्दों और चित्रों के मध्य तालमेल न होने की दशा में समाचार भ्रामक हो जाएगा। समाचार सत्यता पर आधारित हो, समाचार लेखन निष्पक्ष हो, चित्र महत्वपूर्ण हो और शब्द उसकी सहयोगी भूमिका में हो। उक्त तीनों ही कथन दूरदर्शन समाचार के बारे में ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन के बारे में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है भाई दूरदर्शन के बारे में? यह समाचार मनोरंजन और विज्ञान का माध्यम बन गया है। दूरदर्शन जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण सहभागी है। जीवंत दृश्यों की प्रस्तुति के कारण इसकी लोकप्रियता अधिक है। इसके विज्ञापनों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिवालिया बना दिया है। तो भाई डी ऑप्शन ही गलत है, इसका आंसर डी बिल्कुल सही है। इसके विज्ञापनों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिवालिया बना दिया। दूरदर्शन के बारे में ये सही नहीं है। यह समाचार मनोरंजन और विज्ञापन का माध्यम बन गया है। दूरदर्शन जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण सहभागी है। जीवन दृश्यों की प्रस्तुति के कारण इसकी लोकप्रियता अधिक है। उक्त तीनों कथन दूरदर्शन के बारे में सही है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना देने का कार्य किसके माध्यम से होता है? तो किसके माध्यम से होता है? समाचार, साक्षात्कार, विज्ञापन या उद्घोषणा? तो उद्घोषणा के माध्यम से होता है। रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना देने का कार्य उद्घोषणा के माध्यम से होता है। जनसंचार का कौन सा माध्यम
सर्वे माध्यम नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, समाचार पत्र या टेलीविजन। तो समाचार पत्र क्या है? ये सर्वे माध्यम नहीं है। आंसर से बिल्कुल सही। समाचार पत्र जन संचार का सर्वे माध्यम नहीं है। समाचार पत्र जन संचार का दृश्य माध्यम है, जबकि रेडियो, टेप रिकॉर्डर और टेलीफोन क्या जन संचार का सर्वे माध्यम रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वे संचार माध्यम और दृश्य एवं सर्वे संचार माध्यमों को एकीकृत रूप में कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आंसर भी बिल्कुल सही है। सर्वे संचार माध्यम और दृश्य सर्वे संचार माध्यमों के एकीकृत रूप को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। इसमें इंटरनेट, टीवी, रेडियो, दूरदर्शन आदि आते हैं। जनसंचार माध्यमों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? मुद्रण माध्यम की उपयोगिता अभी भी कम नहीं हुई है। रेडियो सरकार नियंत्रण से मुक्त है। ये क्या है? गलत है। सरकार नियंत्रण में ही रहता अभी रेडियो। जो गलत है वो था। ठीक है, सी बी आंसर गलत रहेगा अपना। व्याख्या में देख लेते हैं। रेडियो सरकार नियंत्रण से मुक्त है, यह कथन संचार माध्यम के बारे में गलत है, क्योंकि रेडियो सरकारी नियंत्रण से मुक्त नहीं, जबकि मुद्रण माध्यम की उपयोगिता अभी भी कम नहीं हुई है एवं भारत के अधिकतम लोगों में रेडियो की पहुंच है तथा रेडियोग्राम आंचल की क्रय शक्ति के अनुरूप है। यह सभी कथन संचार के माध्यम के बारे में सही है। अगला क्वेश्चन, संचार क्रिया के 3 महत्वपूर्ण तत्व है, वक्ता, श्रोता और क्या है भाई? संदेश। दी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। एफएम चैनल का आरंभ भारत में कब हुआ था? तो कब हुआ था भाई एफएम चैनल का आरंभ? 15 अगस्त 1993 ईस्वी में एफएम चैनल का आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो भाई प्रिंट माध्यम है। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, प्रिंट माध्यम जनसंचार के माध्यम सबसे पुराना तथा शुरुआती माध्यम है। जनसंचार के प्रमुख कार्यों में शामिल है सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना आदि। भारत का पहला अखबार 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट नाम से निकाला था। संचार से क्या अभिप्राय है? तो संचार से क्या अभिप्राय? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। संचार से अभिप्राय है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने एक तरह के संचार खत्म होने को क्या कहा है? तो लेखक ने एक तरह के संचार खत्म होने को क्या कहा है? तो मृत्यु कहा भाई। अगर संचार ही खत्म हो जाएगा तो उसको हम मृत्यु ही कहेंगे। किसी संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। पीछे मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो किसने कहा? ये बिल्बर श्रेम ने कहा है भाई। संचार प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है? तो किससे होती है? स्तोत्र या संचारक से होती है संचार प्रक्रिया की शुरुआत। संदेश के आदान प्रदान में लगने वाले समय तथा दूरी को कम करने के लिए मनुष्य ने किसकी खोज की है? तो किसकी खोज की अभी? पत्रों की, रेल की, संचार और जनसंचार की या रेडियो की? तो संचार और जनसंचार की खोज की है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में आधुनिक संचार का माध्यम नहीं है। तो क्या नहीं है भाई आधुनिक संचार का माध्यम? अखबार भी है, फेसबुक भी है, रेडियो भी, लेकिन नुक्कड़ नाटक नहीं है। सी आंसर सही है। संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो चर धातु से हुई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से संचार का कार्य नहीं है। तो क्या कार्य नहीं है? सूचना देना, मनोरंजन करना, वोटिंग करना, निगरानी करना। तो वोटिंग करना संचार का कार्य नहीं है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। वोटिंग करना संचार का कार्य नहीं, जबकि सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना तथा विचार विमर्श के मंच उपलब्ध कराना इत्यादि संचार के कार्य है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समानांतर वाचक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है भाई? तो नारद जी को माना जाता है। समाचार वाचक है ये भी। पहला समाचार आएगा यहाँ पे, समाचार वाचक। निम्न में से कौन जनसंचार का माध्यम नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई जनसंचार का माध्यम? रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, लेकिन मॉनिटर कोई जनसंचार का माध्यम नहीं है। देव ऋषि नारद का वाद्य यंत्र क्या था? तो क्या था भी? वीणा थी। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। हमें जनसंचार के माध्यम किससे प्राप्त हुए हैं? तो हमें जनसंचार के माध्यम किससे प्राप्त हुए हैं? तो अंग्रेजों से हमें जनसंचार के माध्यम प्राप्त हुए। बी आंसर बिल्कुल सही है। सबसे बेहतर जनसंचार किस प्राणी में होता है? तो किस प्राणी में होता है? पशुओं में, पक्षियों में, मनुष्यों में, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में सबसे बेहतर जनसंचार होता है।
अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन पर देखे गए क्रिकेट मैच को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सीधा प्रसारण कहते हैं भाई। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। प्राप्त संदेश को कूटवाचन यानी उसकी डिकोडिंग कौन करता है? जो प्राप्त संदेश है इसका कूटवाचन यानी कि डिकोडिंग कौन करता है? तो प्राप्त करता है भाई। जिसको संदेश प्राप्त होगा वही उसका कूटवाचन करेगा, डिकोडिंग करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पत्रकारिता का निम्न में से कौन सा पहलू नहीं है? तो कौन सा पहलू नहीं है भाई पत्रकारिता का? समाचारों को संकलित करना, समाचार पत्रों को संपादित कर छपने लायक बनाना, पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठक तक पहुंचाना, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार दिलाना। ये क्या है? ये पत्रकारिता का पहलू नहीं है। डी आंसर सही रहेगा। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो 1780 ईस्वी में पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। आंसर ये बिल्कुल सही है। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई थी, जो कलकत्ता से निकलता था। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्टन के संपादक कौन है? तो पंडित जुगल किशोर रहेंगे और 1826 ईस्वी में संपादन हुआ था इस पत्र का। और कहाँ से? कोलकाता से। फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है? तो फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है भाई? कौन करता है? तो संचारक ही करता है। आंसर ये बिल्कुल सही है। ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में हुई थी। और ये क्वेश्चन पूछे गए पेपर में है भाई। ठीक है, पेपर में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन सभी के सभी। ठीक है, और स्टेट में भी आए हुए हैं। ये मत सोचो स्टेट में नहीं आए, स्टेट में भी पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। और तो और स्क्रीनिंग में भी पूछे गए पीजीटी वाले में। आंसर से बिल्कुल सही है। ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। आज़ादी के समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन थे। कितने थे भी? 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर में। अगला क्वेश्चन है, पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने संचार को सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह क्या है? इंटरनेट है, टेलीविजन है, रेडियो है, बायोस्कोप है? तो रेडियो ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था पत्र पत्रिकाओं के बाद भाई। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी देश की कितनी भाषा और कितनी बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है? तो 24 भाषा और 146 बोलियों में ये कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। आंसर है बिल्कुल सही। आकाशवाणी देश की 24 भाषा और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1959 ईस्वी में हुई थी। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो सिनेमा है भाई। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था भाई। आंसर डी बिल्कुल सही है। सिनेमा का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। यह 1883 ईस्वी में मिंटिस्कोप की खोज के साथ हुआ था। भारत की पहली मूक फिल्म किसने बनाई थी? तो किसने बनाई थी भाई? दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। आंसर भी बिल्कुल सही। भारत की पहली मूक फिल्म हरिश्चंद्र जो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसे बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा है। ठीक है, आंसर भी बिल्कुल सही है। भारत की पहली बोलती फिल्म 1931 में प्रकाशित आलम आरा है, जिसका निर्देशन 1931 ईस्वी में हुआ था। संदेश का आखिरी लक्ष्य क्या होता है? तो क्या होता है संदेश का आखिरी लक्ष्य? तो प्राप्त करता होता है भाई। ठीक है, पहला लेसन हमारा समाप्त होता है। दूसरा देखते हैं, पत्रकारिता के विविध आयाम। ठीक है, पत्रकारिता के विविध आयाम करेंगे हम। पत्रकारिता अंग्रेजी जर्नलिज्म का हिंदी अनुवाद है। पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाने से है। हर सूचना समाचार नहीं है। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव जैसे तत्वों का होना जरूरी है। समाचारों के संपादन में तथ्यपरता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है। पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से नहीं है, उसमें संपादकीय लेख, कार्टून और फोटो भी प्रकाशित होते हैं। ठीक है, पत्रकारिता के कई प्रकार हैं, जिनमें खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता और
एडवोकेसी पत्रकारिता प्रमुख है। ये आपको ध्यान रखना कौन कौन सी पत्रकारिता है भाई, खोजपरख, वॉचडॉग और एडवोकेसी। हम हर दिन समाचार पढ़ते हैं या टेलीविजन और रेडियो पर समाचार सुनते हैं या फिर इंटरनेट पर समाचार देखते और पढ़ते हैं। इन्हीं माध्यमों से समाचार हमारे घरों में पहुंचते हैं। प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। क्या भी किसी घटना की रिपोर्ट है, क्या है, समाचार है। नवीनता, निकटता, प्रभाव, जन रुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण, लोग उपयोगी जानकारियां, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा आदि समाचार के तत्व। तो ये भी समाचार के तत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से समाचार के तत्व? नवीनता, निकटता, प्रभाव, जन रुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण, लोग उपयोगी जानकारियां, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा, ये सभी समाचार के तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन आगे है भी, किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह नया यानी ताजा हो। पत्रकारिता एक तरह से दैनिक इतिहास लेखन है। तो क्या है पत्रकारिता? एक तरह से दैनिक इतिहास लेखन है। समाचार बनने के लिए न्यू होने पर ही वह न्यूज है। दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे तक समाचार कवर करता है, जो डेडलाइन समय सीमा होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, डेडलाइन पूछा गया है काफी बार। लोग उन घटनाओं को जानना चाहते हैं जो भौगोलिक, सामाजिक व सांस्कृतिक रूप में उनसे जुड़ी है। किसी घटना, विचार व समस्या के समाचार बनने के लिए यह आवश्यक है कि आम लोगों की रुचि है। ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों व सूचनाओं के सामने लाने की कोशिश की जाती है, वह खोजपरख पत्रकारिता होती है। ठीक है, जब मीडिया सरकार के कामकाज पर निगाह रखकर होने वाली गड़बड़ी के पर्दाफाश कर जनता के समक्ष लाती है, वह वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। जिसमें संपादक, संयुक्त संपादक, सहायक संपादक, विशेष संपादक, उप संपादक, संवाददाता और प्रूफ रीडर शामिल होते हैं, उसे संपादक मंडल कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। तो rediff.com को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है। rediff.com गंभीरता के साथ पत्रकारिता नहीं कर रही है। आगे देखते हैं। वेबसाइट पर क्या है? विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2000 के बीच हुई थी। तो भाई देखो, rediff.com को भारत की पहली साइट कहा जाता, बिल्कुल सही है। rediff.com गंभीरता के साथ पत्रकारिता नहीं रही, ये क्या है? गलत है। तो बी आंसर क्या है क्वेश्चन का? सही। तो बी आंसर इसका गलत रहेगा, यानी क्वेश्चन बी ठीक है। उपयुक्त कथन rediff.com गंभीरता के साथ पत्रकारिता नहीं कर रही कथन बिल्कुल सही नहीं है। rediff.com भारतीय सूचना, मनोरंजन और शॉपिंग वेब पोर्टल है। इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई में है इसका मुख्यालय भी। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा ऐसा है जिसका पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए पालन करना जरूरी नहीं है? तथ्यों की शुद्धता बिल्कुल सही है, वस्तुपरकता भी सही है, संतुलन भी सही है, लेकिन पक्षधरता ये सही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं होती। डी आंसर अपना सही है। पत्रकारिता के निम्नलिखित सिद्धांतों में से पक्षधरता ऐसा विषय है जिसका पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए पालन करना जरूरी नहीं है, जबकि तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता तथा संतुलन पत्रकारिता के ऐसे सिद्धांत है जिसका पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए पालन करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पत्रकारिता का प्रकार नहीं है, तो कौन सा प्रकार नहीं है? विशेषीकृत पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता तो है, वॉचडॉग पत्रकारिता भी हमने देखी, खोजपरख भी देखी, लेकिन विशेषीकृत पत्रकारिता नहीं होती है। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है। आंसर बिल्कुल सही है। विशेषीकृत पत्रकारिता पत्रकारिता का प्रकार नहीं है। पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है जिसमें समाचारों का एकीकरण, लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुंचाना, संपादित करना और सम्यक प्रस्तुतिकरण आदि सम्मिलित है भाई इसमें। पत्रकारिता के प्रकार: खोजी पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, महिला पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, ग्रामीण पत्रकारिता, संसदीय पत्रकारिता, विधि पत्रकारिता, अंतरिक्ष पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता इत्यादि हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संपादन का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा संपादन का सिद्धांत नहीं है वो हमें बताना है। वस्तुपरकता है, तथ्यों की शुद्धता है, संतुलन है लेकिन पक्षधरता नहीं है। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर भी बिल्कुल सही है। पक्षधरता संपादन का सिद्धांत नहीं है। संपादन का सिद्धांत है तथ्यात्मकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन, स्रोत, सत्यता और समसामयिकता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है? तो कौन सी नहीं जुड़ी भाई? नवीनता भी है, संक्षिप्तता भी है, स्पष्टता भी, लेकिन विरोधाभास नहीं है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। विरोधाभास समाचार लेखन से जुड़ी विशेषता नहीं है, जबकि समाचार लेखन की विशेषताओं में नवीनता, संक्षिप्तता तथा स्पष्टता है। समाचार के शीर्षक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? शीर्षक की काया लंबी होती है, यह मोटे अक्षरों में लिखा छपा जाता है, ठीक है, इसे पाठकों को आकर्षित करने में सफल होना चाहिए, इसमें समाचार का मूल भाव केंद्रित होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है भाई, शीर्षक की काया लंबी होती है, ये गलत है। आंसर ए, शीर्षक की काया बॉडी यानी लंबी होती है। समाचार के शीर्षक संबंध में यह कथन सही नहीं है। समाचार का शीर्षक सदैव मोटे अक्षरों में लिखा छपा होता है, इसे पाठकों को आकर्षित करने में सफल होना चाहिए तथा इसमें समाचार का मूल भाव केंद्रित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ जाना जाता है? तो कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो चौथा स्तंभ जाना जाता है। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र के 4 स्तंभों में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा पत्रकारिता है। अगला क्वेश्चन है, समाचार संपादन का आयाम नहीं है। तो कौन सा समाचार संपादन का आयाम नहीं है? समाचारों का चयन, संशोधन, परिमार्जन, सुरुचिपूर्ण प्रस्तुतिकरण या घटना की जांच कर दोषियों को दंड देना, ये समाचार संपादन का आयाम नहीं है। आंसर डी बिल्कुल सही है। घटना की जांच कर दोषियों को दंड देना समाचार संपादन का आयाम नहीं है, जबकि समाचारों का चयन, संशोधन, परिमार्जन तथा सुरुचिपूर्ण प्रस्तुतिकरण ये सभी समाचार संपादन के आयाम है वे। अगला क्वेश्चन है, न्यूज डेस्क काफी महत्वपूर्ण है, का प्रभावी कौन है? न्यूज डेस्क का प्रभावी कौन है? तो समाचार संपादक रहेगा न्यूज डेस्क का प्रभावी। आंसर है बिल्कुल सही है। न्यूज डेस्क का प्रभावी समाचार संपादक होता है। न्यूज डेस्क हर वक्त आपके लिए देश विदेश की ताज़ा तरीन और ओरिजिनल एक्सक्लूसिव खबरें और विश्लेषण तैयार करता रहता है। समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहते हैं? तो लीड कहते हैं। बी आंसर बिल्कुल सही है। समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाचार को भी लीड कहते हैं। समाचार का प्रथम अनुच्छेद डैश कहा जाता है, ठीक है। जो समाचार इसका प्रथम अनुच्छेद क्या कहा जाता है? तो आमुख कहा जाता है। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित में से क्या समाचार का आवश्यक तत्व नहीं है? तो क्या समाचार का आवश्यक तत्व नहीं है? उद्देश्यबद्धता तो है, यथार्थता भी है, स्पष्टता भी है, लेकिन मनोरंजकता नहीं है। डी आंसर बिल्कुल सही है। मनोरंजकता समाचार का आवश्यक तत्व नहीं है, अपितु उद्देश्यबद्धता, स्पष्टता, यथार्थता आदि समाचार के आवश्यक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, पीत पत्रकारिता क्या है? जो पीत पत्रकारिता ये क्या है? दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए की जाने वाली पत्रकारिता, दिवाली पर लिखी जाने वाली पत्रकारिता, वृत्तांत देने वाली पत्रकारिता या व्यक्ति पर चरित्र हनन तथा सनसनीखेज घटनाओं को महत्व देने वाली पत्रिका। तो पीत पत्रिका इसी को कहते हैं। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। डी आंसर बिल्कुल सही है। व्यक्ति पर चरित्र हनन तथा सनसनीखेज घटनाओं को महत्व देने वाली पत्रकारिता पीत पत्रकारिता कहलाती है। सच की तह तक जाकर उसे सतह पर लाने या उजागर करने को हम क्या कहते हैं? खोजी पत्रकारिता, आर्थिक, खेल पत्रकारिता या ग्रामीण पत्रकारिता? तो उसको भाई खोजी पत्रकारिता कहेंगे। आंसर बिल्कुल सही है। सच की तह तक जाकर उसे सतह पर लाने या उजागर करने को हम खोजी पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता के मूल में सत्य को सामने लाना। खोजी पत्रकारिता इस अर्थ में विशिष्ट हो जाती है कि यहाँ तथ्यों के आधार पर गहन पड़ताल के जरिए सच की तह तक जाकर उसे उजागर करने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता विशिष्ट देश, काल और परिस्थिति के आधार पर तथ्यों का
परोक्ष मूल्य का संदर्भ प्रस्तुत करती है। पत्रकारिता के संबंध में यह कथन किसका है? तो किसका है? टाइम्स पत्रिका का, या श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी का, या डॉक्टर अर्जुन तिवारी का, या डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र का है? तो भाई ये तथ्य है प्रेम चतुर्वेदी जी का भी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। पत्रकारिता विशिष्ट देश, काल और परिस्थिति के आधार पर तथ्यों का परोक्ष मूल्य संदर्भ प्रस्तुत करती है। पत्रकारिता का संदर्भ में यह कथन श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी का है। अगला क्वेश्चन है, समाज एवं समय परिप्रेक्ष्य में लोगों की सूचनाएं देकर उन्हें शिक्षित करना ही पत्रकारिता का ध्येय है। पत्रकारिता मात्र रूखी सूखी सूचनाएं नहीं होती, वरना लोगों को जागरूक बनाती है, उन्हें फैसले करने एवं सोचने लायक बनाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पत्रकारिता का माध्यम नहीं है? तो क्या पत्रकारिता का माध्यम नहीं है भाई? वेब पत्रकारिता, पत्रिकाएं, फेसबुक या रेडियो? तो अभी फेसबुक जो है ये पत्रकारिता का माध्यम नहीं है। सी आंसर बिल्कुल सही है। फेसबुक पत्रकारिता का माध्यम नहीं, जबकि वेब पत्रिका, पत्रिकाएं और रेडियो ये सभी पत्रकारिता के माध्यम है। पत्रकारिता के प्रमुख रूप या प्रकार: खोजी पत्रिका, खेल पत्रिका, महिला पत्रिका, बाल पत्रिका, आर्थिक पत्रिका आदि है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व पत्रकारिता का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो क्या होता भी स्वतंत्रता के पूर्व पत्रकारिता का मुख्य लक्ष्य? प्रसिद्धि प्राप्त, संपूर्ण देश को अलग करना, प्रशासन और समाज को पृथक करना, या स्वतंत्रता प्राप्त? तो स्वतंत्रता प्राप्त। डी आंसर बिल्कुल सही है। आंसर डी बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के पूर्व पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना है। राजा राम मोहन राय, श्याम सुंदर सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे विद्वानों ने अपने पत्रों के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है, घटनाओं को समाज के रूप में परिवर्तित कौन करता है? तो कौन करता भी? पत्रकार करता है। बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता एक तरह से कौन सा लेखन है? तो पत्रकारिता एक तरह से कौन सा लेखन है? दैनिक इतिहास लेखन रहेगा। ए आंसर बिल्कुल सही है। समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति की नीति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति की नीति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? संपादकीय नीति कहते हैं। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और स्रोत क्या है? तो क्या है भाई? संपादन के प्रकार, संपादन के गुण, संपादन के सिद्धांत, संपादन के तत्व। तो संपादन के सिद्धांत है भाई। तथ्य की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और स्रोत संपादन के सिद्धांत है। एक पत्रकार समाज के रूप में पेश करता है। तो क्या करता है? यथार्थ को पेश करता है भाई। तो बी आंसर सही है। समाचारों में कौन सा तत्व अधिक अहम होता है? तो कौन सा तत्व अधिक अहम होता है? तो न्याय संगत। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। पत्रकारिता के गुण निम्न में से कौन से है? तो संदेह करना ये पत्रकारिता के गुण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में समाचार के तत्व कौन से है? तो कौन से हैं? नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, अनोखापन, पाठ्यवर्ग, नीति, ढांचा, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारी, ये सभी के सभी समाचार के तत्व हैं। फीचर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। तो फीचर का प्रमुख उद्देश्य है ज्ञानवर्धन करना। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी घटना, समस्या, मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण क्या कहलाता है? तो आलेख एवं स्तंभ कहलाता है। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण करना आलेख एवं स्तंभ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, समाचार लेखन की शैली होती है। तो क्या होती है? उल्टा पिरामिड, कथात्मक, व्यंग्यात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो समाचार लेखन की शैली है व्यंग्यात्मक शैली। सी आंसर बिल्कुल ठीक है। लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगरानी रखना किस प्रकार की पत्रकारिता है? तो वॉचडॉग पत्रकारिता रहेगी। बी आंसर बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाज मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगरानी रखना है। यह वॉचडॉग पत्रिका है भाई। कौन सा पृष्ठ समाचार का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ है? तो भाई संपादकीय पृष्ठ काफी महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है। निम्न में से कौन सा पत्रकारिता का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? खोजपरक पत्रिका है, ठीक है, एडवोकेसी भी है, वॉचडॉग भी है, लेकिन ब्रेकर पत्रकारिता नहीं है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। ब्रेकर पत्रकारिता पत्रकारिता का कोई प्रकार नहीं है, जबकि खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रिका आदि
पत्रकारिता के प्रकार हैं। इसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्य और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है, उसे किस प्रकार की पत्रकारिता कहते हैं? तो उसको खोजपरक पत्रकारिता कहते हैं। ये आंसर बिल्कुल सही है। इसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है, उसे खोजपरक पत्रकारिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाचार की परिभाषा है? तो कौन सा भी प्रेरित और उत्तेजित कर देने वाली रचना समाचार बिल्कुल सही। किसी घटना का रिपोर्टर ही समाचार बिल्कुल सही है। रिपोर्ट ही समाचार बिल्कुल सही है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है, ये बिल्कुल सही है। यानी उपयुक्त सभी समाचार की परिभाषाएं रहेगी। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का पालन करना जरूरी नहीं है? तो तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता या संवेदना? तो संवेदना। ठीक है, आंसर डी बिल्कुल सही है। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए संवेदना सिद्धांत का पालन करना जरूरी नहीं है। अगला लेसन है, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। ठीक है, इकाई 1 हम आज कंप्लीट कर लेंगे भाई। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है भाई, जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम है। आधुनिक छापे खाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग में किया गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आधुनिक कारखाना था उसका आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग में किया गया था। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला था। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छपवाने के लिए खोला था। मुद्रित माध्यमों के तहत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि है। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता या शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व है भी। मुद्रित माध्यमों के स्थायित्व का एक लाभ यह भी है कि आप उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और उसे संदर्भ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मुद्रित माध्यमों की दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि यह लिखित भाषा का विस्तार है। मुद्रित माध्यमों की तीसरी विशेषता यह है कि यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। रेडियो श्रव्य माध्यम है, इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। रेडियो एक रेखीय माध्यम है। तो रेडियो क्या एक रेखीय माध्यम है। रेडियो समाचार की संरचना उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। ठीक है, ध्यान रखना, और काफ़ी बार पूछा गया है ये उल्टा पिरामिड। ठीक है, जो रेडियो समाचार है इसकी संरचना उल्टा पिरामिड की शैली पर आधारित होती है। उल्टा पिरामिड में समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है, इंडो, बॉडी और समापन। ठीक है, ये 3 भाग है उल्टा पिरामिड के। ठीक है, इंडो, बॉडी और समापन। टेलीविजन जनसंचार का सबसे लोकप्रिय व सशक्त माध्यम है। इसमें ध्वनियों के साथ साथ दृश्यों का समावेश होता है। टेलीविजन के लिए समाचार लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शब्द व पर्दे पर दिखाने वाले दृश्य में समानता हो। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। ड्राई एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्ट से मिली जानकारियों के आधार पर सूचना पहुंचाता है। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज आदि टीवी खबरों के चरण होते हैं। टीवी खबरों के चरण है भाई ये। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, ठीक है, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज आदि भी सभी टीवी खबरों के चरण है ये। इंटरनेट संसार का सबसे नवीन व लोकप्रिय माध्यम है। इसमें जनसंचार के सभी माध्यमों के गुण समाहित है। इंटरनेट जहां सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए श्रेष्ठ माध्यम है, वहीं अश्लीलता, दुष्प्रचार व गंदगी फैलाने का भी जरिया है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा या परिचर्चा, बहसों, फीचर, झलकियां, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने तथा दर्ज करने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। आगे है, इंटरनेट पत्रकारिता 2 रूपों में होती है। प्रथम, समाचार संप्रेषण के लिए नेट का प्रयोग करना। दूसरा, रिपोर्टर अपने समाचार को ईमेल द्वारा अत्यंत भेजने व समाचारों को संकलित करने तथा उसकी सत्यता, विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए करता है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला चरण 1993 से तथा दूसरा चरण 2003 से माना जाता है। ठीक है, इंटरनेट पत्रकारिता का पहला चरण 1993 से माना जाता है और दूसरा 2003 से माना जाता है, ध्यान रखना है। भारत में सच्चे अर्थों में वेब पत्रकारिता करने वाली साइटें rediff.com, इंडिया डेकोलाइन व सीफी है।
पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी है भाई, ध्यान रखना, पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी है। क्वेश्चन आंसर करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? साक्षात्कार समाचार पाने का महत्वपूर्ण है भाई। साक्षात्कार सूचना लेने का प्रमाणिक माध्यम नहीं है। साक्षात्कार सूचना लेने का विशिष्ट माध्यम है। साक्षात्कार आज की पत्रकारिता की महत्वपूर्ण जरूरत है। तो कथन सही नहीं है, बी सही नहीं है। साक्षात्कार सूचना लेने का प्रमाणिक माध्यम नहीं है, ये क्या है? गलत खबर है, गलत है भाई क्वेश्चन में। आंसर बी, कथन साक्षात्कार सूचना लेने का प्रमाणिक माध्यम नहीं है, यह सही नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार आज की पत्रकारिता की महत्वपूर्ण जरूरत है तथा समाचार पाने व सूचना लेने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन के विज्ञापनों में प्रतिबंधित है, तो क्या प्रतिबंधित है? ज्ञानवर्धन सूचनाएं, सरकारी योजनाएं, हिंसा एवं यौन प्रसंग या स्वार्थवर्धक जानकारियां। तो हिंसा एवं यौन प्रसंग क्या है? विज्ञापनों में प्रतिबंधित है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रिंट मीडिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? प्रिंट मीडिया के बारे में भाई पूछा है। समाचार पत्र पत्रिकाओं की मांग में घोर कमी आई है, इससे साक्षर लोग ही प्रत्यक्ष लाभान्वित हो पाते हैं। आज के पूर्व पत्रकारिता जनसेवा थी, आज़ादी के पूर्व पत्रकारिता जनसेवा थी, आज़ादी के बाद पत्रकारिता का लक्ष्य बदल गया। तो इसमें जो गलत है वो हमें बताना है। तो ए इसमें गलत है, समाचार पत्र पत्रिकाओं की मांग में घोर कमी आई है। प्रिंट मीडिया के बारे में यह गलत कथन है, क्योंकि प्रिंट मीडिया के माध्यम से समाचार पत्र पत्रिकाओं की मांग बढ़ी है, जबकि प्रिंट मीडिया के माध्यम से साक्षर लोग ही प्रत्यक्ष लाभान्वित हो पाते हैं। एवं आज़ादी के पूर्व पत्रकारिता जनसेवा थी तथा आज़ादी के बाद पत्रकारिता का लक्ष्य बदल गया। यह सभी कथन प्रिंट मीडिया के बारे में बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है भाई? दूरदर्शन की यह दृश्य श्रव्य माध्यम है, यह समाचारों का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है, यह कम प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है। समाचारों के साथ चित्रों के प्रसारण से समाचार की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं होता। तो भाई सी आंसर इसमें गलत रहेगा। यह कम प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है, यह कथन दूरदर्शन के संदर्भ में गलत है, क्योंकि दूरदर्शन अत्यधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है। दूरदर्शन सर्वे दृश्य संचार माध्यम है, इसमें समाचारों का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है तथा समाचारों के साथ चित्रों के प्रसारण से समाचार की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है भाई रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में? तो पहला है, रेडियो समाचार प्रस्तुतिकरण में मुद्रित माध्यम से अलग अलग होते हैं। रेडियो समाचार सूचनात्मक होते हैं। रेडियो समाचार की समय अवधि असीमित होती है। रेडियो समाचार को हर श्रोता वर्ग को समझने योग्य बनाना जटिल कार्य है। तो भाई जो सी आंसर है ये अपना गलत रहेगा। रेडियो समाचार की समय अवधि असीमित होती है, यह कथन रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में सही नहीं है। रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में सही कथन देख लेते हैं, नीचे हैं। रेडियो समाचार प्रस्तुतिकरण में मुद्रित माध्यम से अलग होते हैं, बिल्कुल सही है। रेडियो समाचार सूचनात्मक होते हैं, ये बिल्कुल सही है। रेडियो समाचार की समय अवधि सीमित होती है, ये भी सही है। रेडियो समाचार को हर श्रोता वर्ग को समझने योग्य बनाना जटिल कार्य है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो उद्घोषणा में क्या शामिल नहीं है? तो भाई रेडियो उद्घोषणा में क्या शामिल नहीं है? तो भाई कार्यक्रम प्रसारित करने वाले केंद्र का नाम, कार्यक्रम प्रसारित होने का समय या प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का नाम उल्लेख या कार्यक्रम का विस्तृत वर्णन। तो क्या शामिल नहीं है ये बताना है। ठीक है, देखते हैं। आंसर डी बिल्कुल सही है। रेडियो उद्घोषणा में कार्यक्रम का विस्तृत विवरण शामिल नहीं होता, क्योंकि रेडियो उद्घोषणा में कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण होता है। रेडियो उद्घोषणा में निम्न बिंदु शामिल होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले केंद्र का नाम, कार्यक्रम प्रसारित होने का समय, प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का नामो उल्लेख। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन समाचार की भाषिक विशिष्टता नहीं है। तो कौन सी नहीं है? अभी भाषा सरल सहज होनी चाहिए, लोकप्रिय मुहावरों का प्रयोग किया जा सकता है, समाचार यथासंभव संवाद शैली में लिखे जाए, वाक्य लंबे और क्लिष्ट होने चाहिए। तो डी आंसर अपना सही रहेगा। ठीक है, ये क्या है? गलत है।
आंसर डी बिल्कुल सही है। वाक्य लंबे और क्लिष्ट होना दूरदर्शन समाचार की भाषिक विशेषता नहीं है। दूरदर्शन समाज की भाषिक विशेषता निम्न है। देख लेते हैं भाई कौन कौन सी विशेषताएं हैं। दूरदर्शन समाचार की भाषा सरल सहज होनी चाहिए। दूरदर्शन समाचार की भाषा में लोकप्रिय मुहावरों का प्रयोग किया जा सकता है। दूरदर्शन समाचार यथासंभव या संवाद शैली में लिखे जाते हैं। वाक्य लंबे तथा क्लिष्ट नहीं होने चाहिए। दूरदर्शन के समाचारों में भाषा का प्रयोग अपेक्षाकृत कम तथा चित्रों और दृश्यों का प्रयोग अधिक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन के लिए लिखे जाने वाले स्क्रीन प्ले क्या है? स्क्रीन प्ले को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पटकथा लेखन कहते हैं। ठीक है, जो स्क्रीन प्ले है भी उसको हिंदी में क्या कहते हैं? पटकथा लेखन। भी आंसर अपना सही रहेगा। दूरदर्शन के लिए लिखे जाने वाले स्क्रीन प्ले को हिंदी में पटकथा लेखन कहते हैं। पटकथा किसी फिल्म या दूरदर्शन कार्यक्रम के लिए लेखक द्वारा लिखा गया कच्चा चिट्ठा होता है। यह मूल रूप से भी लिखा जा सकता है और किसी उपन्यास या कहानी के लिए भी तैयार किया जा सकता है। इसमें संवाद और संवादों के बीच होने वाली घटनाओं या दृश्यों का विस्तृत ब्यौरा होता है। इसे अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो का पहला समाचार बुलेटिन कब प्रसारित हुआ था? तो कब प्रसारित हुआ था भाई रेडियो का पहला समाचार बुलेटिन? तो 26 जनवरी 1923 को, 15 अगस्त 1930 को, 23 जुलाई 1927 को या 14 सितंबर 1931 को। तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर सी बिल्कुल सही है। रेडियो का पहला समाचार बुलेटिन 23 जुलाई 1927 ईस्वी को प्रसारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा जनसंचार का मुद्रित माध्यम नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? पुस्तकें तो है, पत्रिका भी है, अखबार भी है, लेकिन दूरदर्शन नहीं है भाई मुद्रित माध्यम। बी आंसर सही है। दूरदर्शन जनसंचार का मुद्रित माध्यम नहीं है, अपितु यह जनसंचार का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। इसके अंतर्गत रेडियो भी शामिल है, जबकि पुस्तकें, पत्रिकाएं, अखबार आदि जनसंचार के मुद्रित माध्यम है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत कब से हुई है? तो 1923 ईस्वी से हुई है रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। भारत का पहला छापाखाना कहाँ पर खुला था? तो कहाँ पर खुला था? गोवा में खुला था। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। यूरोप के पुनर्जागरण रेनेसा की शुरुआत में अहम भूमिका किसकी थी? तो किसकी थी भी? रेडियो की, टीवी की, छापेखाने की या अखबार की? तो छापेखाने की थी भाई। सी आंसर बिल्कुल सही है। यूरोप के पुनर्जागरण रेनेसा की शुरुआत में अहम भूमिका छापेखाने की थी। अखबार किसका माध्यम है? तो अखबार किसका माध्यम है? छपे हुए शब्दों का, बोले हुए शब्दों का, छपे तथा बोले हुए शब्दों का, इनमें से कोई नहीं। तो छपे हुए शब्दों का माध्यम है अखबार। ये आंसर बिल्कुल सही है। अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है, जबकि रेडियो बोले हुए शब्दों का माध्यम है। भारत में पहला छापाखाना कब खुला था? तो कब खुला था? 1556 ईस्वी में खुला था भाई, गोवा में। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो चीन से हुई थी भाई। आंसर सी बिल्कुल सही। मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था, लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं, इसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटनबर्ग को जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रित माध्यम के तहत कौन कौन आते हैं? तो कौन कौन आते हैं? अखबार भी आते हैं, पत्रिकाएं भी आती हैं, पुस्तकें भी आती हैं, यानी सभी के सभी आते हैं ये। आंसर डी बिल्कुल सही। मुद्रित माध्यम के तहत उपयुक्त सभी आते हैं, जिनमें अखबार, पुस्तकें तथा पत्रिकाएं आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रित माध्यमों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? इसके छपे हुए शब्दों में स्थायित्व है भाई। यह लिखित भाषा का विस्तार है। यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इसके लिखित भाषा में अनुशासन नहीं होती। तो डी आंसर क्या है? गलत है। डी आंसर गलत है। इसके लिखित भाषा में अनुशासन नहीं होती। यह मुद्रित माध्यमों की विशेषता नहीं है, जबकि मुद्रित माध्यमों की विशेषता है इसके छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। यह लिखित भाषा का विस्तार है। यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य निम्न में कौन सी बातें हैं? तो कौन सी बातें हैं? लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना, लेखक और प्रकाशन के बीच गलतियां और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी होता है, लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। ये सभी होनी चाहिए। डी आंसर बिल्कुल सही है।
मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए उपयुक्त सभी बातें ध्यान रखने योग्य है जो निम्न है। लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी होता है। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी होता है। लेखन में सहज प्रभाव के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? तो रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? सर्वे माध्यम है भाई। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। रेडियो सर्वे माध्यम है, जबकि टीवी सर्वे एवं दृश्य दोनों माध्यम है। अगला क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है? तो 5, 4, 3, 6। तो 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है जो निम्न है, इंडो, बॉडी और समापन। ये 3 हिस्से है भाई उल्टा पिरामिड शैली के। अगला क्वेश्चन है, समाचार के इंडो या लीड को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? इंडो या लीड को क्या कहते हैं? तो मुखौटा कहते हैं। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। समाचार के इंडो या लीड को मुखौटा कहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है? तो समाचार पत्र, टेलीविजन है, इंटरनेट है या रेडियो है? तो इंटरनेट जो है ये सबसे खर्चीला जनसंचार माध्यम है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इंडो है, बॉडी है, समापन है, लेकिन प्रारंभ नहीं है। ठीक है, डी आंसर अपना सही रहेगा। हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई है? तो किसके साथ आरंभ हुई है? वेब दुनिया के साथ आरंभ हुई है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, टीवी खबरों को प्रस्तुत करने में निम्न में से कौन सा चरण नहीं है? तो लाइव होता है, ड्राई एंकर होता है, फोन इन होता है, लेकिन एंकर वाईफाई नहीं होता। डी आंसर अपना सही रहेगा। टीवी खबरों को प्रस्तुत करने में एंकर वाईफाई चरण नहीं है। टीवी पर सूचनाओं को कई चरणों से होकर दर्शकों के पास पहुंचती है जो निम्न है, फ्लैक्स या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव और संकर पैकेज। अगला लेसन है, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इकाई 1 आज हम कंप्लीट कर लेंगे भाई। कल हम दूसरी इकाई के क्वेश्चन आंसर और इसके जो सारांश है वो देखेंगे। अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने, उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। पत्रकार इस दायित्व की पूर्ति के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। इसे ही पत्रकारिता लेखन कहते हैं। आगे देखते हैं। पत्रकारीय लेखन का संबंध समसामयिक और वास्तविक घटनाओं और मुद्दों से है। यह अनिवार्य रूप से तात्कालिक और पाठकों के रुचियों और जागरूकता को ध्यान में रखकर किया जाता है। सृजनात्मक लेखन में कल्पना को भी स्थान दिया जाता है। इस लेखन में लेखक पर बंधन नहीं होता, उसे काफ़ी छूट होती है। पत्रकारिता के विकास में जिज्ञासा का मूल भाव सक्रिय होता है। अच्छे लेखन की भाषा सीधी, सरल तथा प्रभावी होती है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य है पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना तथा मनोरंजन करना होता है। समाचार को लिखते समय 6 सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। फीचर लेखन की शैली समाचार लेखन से अलग होती है। फीचर लेखक उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, यानी फीचर लिखने का कोई एक तय ढांचा नहीं होता है। फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। फीचर की भाषा में समाचारों की सपाट बयानीबाजी नहीं चलती, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि फीचर की भाषा को और शैली को अलंकारिक और दुरूह बना दिया जाए। आगे है, फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। अखबारों और पत्रिकाओं में 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर रूप छपते हैं भाई। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना जरूरी है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं भाई। पत्रकारिता की साख कायम रखने वाला तत्व नहीं है, तो पत्रकारिता की साख कायम रखने वाला तत्व कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो भाई नंबर 1 वस्तुपरकता, नंबर 2 संतुलन, नंबर 3 स्त्रोत्र या नंबर 4 नंबर डी पक्षपात। तो पक्षपात जो है ये क्या है, तत्व नहीं है।
डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। पत्रकारिता की साख कायम रखने वाला तत्व पक्षपात नहीं है, जबकि वस्तुपरकता, संतुलन और स्रोत पत्रकारिता की साख कायम रखने वाले तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है? वॉचडॉग पत्रिका, एडवोकेसी, सामान्य पत्रिका, खेलपरक पत्रिका। तो पत्रकारिता का कौन सा प्रकार नहीं है, देखते हैं। आंसर सी, सामान्य पत्रकारिता पत्रकारिता का एक प्रकार नहीं है, जबकि वॉचडॉग पत्रिका भी है, एडवोकेसी पत्रिका भी और खेलपरक पत्रिका के भी प्रकार है भाई। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्रकारिता का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? खोजपरक भी है, वॉचडॉग भी है, एडवोकेसी भी है, लेकिन स्वदेश पत्रिका नहीं है। डी आंसर सही है। स्वदेशी पत्रिका पत्रकारिता का प्रकार नहीं है। पत्रकारिता के प्रकार खोजी पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, पीठ पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता, ग्रामीण एवं कृषि पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, महिला पत्रकारिता इत्यादि है। फीचर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाई कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। फीचर किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में लिखा गया विशिष्ट आलेख है। फीचर कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजन शैली में प्रस्तुत आलेख है। फीचर समाचार मूलक भी हो सकता है और विशिष्ट व्यक्तियों, ऐतिहासिक स्मारकों, त्योहारों, मेलों और प्राकृतिक आपदाओं आदि पर भी लिखा जा सकता है। फीचर अनिवार्य रूप से समाचार का विस्तृत आलेख होता है। ये क्या है? गलत है, यही नहीं होता है भाई। ये डी आंसर सही रहेगा, यानी गलत है इसके विषय में, फीचर के विषय में। आगे, विषय की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो। यह निर्देश किस लेखक से संबंधित है? तो समाचार लेखन से है, साक्षात्कार से है, संपादकीय से है, फीचर लेखन से है। तो फीचर लेखन से संबंधित है। आंसर डी बिल्कुल सही है। फीचर लेखन के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि विषय की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो, जबकि समाचार लेखन, साक्षात्कार तथा संपादकीय लेखन में यह निर्देश लागू नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता को आधुनिक युग का कौन सा वेद कहा जाता है? तो कौन सा वेद कहा जाता है पत्रकारिता को आधुनिक युग का? 7वां, छठा, 8वां या 5वां? तो 5वां वेद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता में समाचार विवरण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं समाचार विवरण को? स्लग, डमी, लीडर या स्टोरी? तो स्टोरी कहते हैं भाई। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, समाचार की पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर लिखे गए संकेत को कहते हैं, तो स्लैग कहते हैं। ये आंसर बिल्कुल सही है। समाचार की पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ पर दाईं ओर लिखे गए संकेत को स्लैग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फीचर लेखन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है भाई? इसमें लेखक की हार्दिकता और मनोरंजक दृष्टि होती है। फीचर लेखन के विषय का दायरा सीमित है। इसमें मानवीय संवेदना को झंकृत करने की शक्ति पैदा की जा सकती है। यह न तो समाचार लेखन है और न विशुद्ध रचनात्मक लेखन है। तो भाई जो बी आंसर है ये क्या है? सही नहीं है। आंसर बी सही नहीं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल राइट है। फीचर लेखन के विषय का दायरा सीमित है। यह कथन फीचर लेखन के संबंध में सही नहीं है। फीचर लेखक के संबंध में सही कथन निम्न है। नंबर 1, इसमें लेखक की हार्दिकता और मनोरंजक दृष्टि होती है। इसमें मानवीय संवेदना को झंकृत करने की शक्ति पैदा की जाती है। यह न तो समाचार लेखन है न विशुद्ध रचनात्मक लेखन है। फीचर लेखन के विषय का दायरा विस्तृत होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या समाचार लेखन का एक भाग नहीं है? तो क्या समाचार लेखन का एक भाग नहीं है? कलेवर, ध्वनि, समाचार प्रवेश, निर्णय। तो ध्वनि जो है समाचार लेखन का एक भाग नहीं है। आंसर भी बिल्कुल सही है। ध्वनि समाचार लेखन का एक भाग नहीं है, जबकि कलेवर, समाचार प्रवेश, निर्णय आदि समाचार लेखन का प्रमुख भाग है। फीचर लेखक को किस से बचना चाहिए? तो फीचर लेखक को किस से बचना चाहिए? उत्साहवर्धक, गांभीर्य और सात्विक कौतुक विनोद से, भाव, विचारों, शब्दों और वाक्यों की आवृत्ति से, सूचनापरक भाषा और समकालीन परिवेश निर्मित से, संदेशात्मक, संप्रणीयता और रोचकता से।
तो भाई किससे बचना चाहिए? तो बी आंसर अपना सही है। फीचर लेखन को भाव, विचारों, शब्द और वाक्यों की आवृत्ति से बचना चाहिए, जबकि उत्साहवर्धक, गांभीर्य और सात्विक, कौतुक, विनोद, सूचनापरक भाषा और समकालीन परिवेश, निमित्त, संदेशात्मक, संप्रेरणीयता और रोचक फीचर लेखन के अंतर्गत आते हैं, अर्थात फीचर लेखन में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फीचर लेखन विषयक असंगत कथन कौन सा है? तो कौन सा है भैया असंगत कथन? फीचर समाचार मूलक नहीं होता है, यही असंगत कथन है। आंसर ए बिल्कुल सही रहेगा। फीचर लेखन फीचर समाचार मूलक नहीं होता, असंगत कथन है, जबकि फीचर मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक होता है। फीचर कथात्मक रूप में पाठकों को सूचना देता है, फीचर का प्राण संवेदना होती है, और ये सारे कथन फीचर लेखन विषयक संगत कथन हैं। अगला क्वेश्चन है, फीचर लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो क्लिष्ट व कठिन, सरल सुबोध व आकर्षक। तो सरल सुबोध व आकर्षक फीचर लेखन की भाषा होनी चाहिए। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। फीचर लेखन की भाषा सरल, सुबोध तथा आकर्षक होनी चाहिए। फीचर पाठकों की रुचि के अनुरूप किसी घटना या विषय की तथ्यपूर्वक रोचक प्रस्तुति है। फीचर को सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजन और आकर्षक शैली में प्रस्तुत करना चाहिए। निम्न में से क्या फीचर से संबंधित विचार नहीं है? तो क्या नहीं है भाई? फीचर आवश्यकता से अधिक छोटा तथा पढ़ने में उबाऊ होने पर भी अच्छा हो सकता है। फीचर हमारा सात्विक किस्म का मनोरंजन करता है। फीचर में अपनी मनोवृत्ति और समझ के अनुसार किसी विषय या व्यक्ति विशेष का चित्रण करना पड़ता है। फीचर मुख्य रूप से आनंद और विनोद के लिए होता है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही है भाई, इसका विचार नहीं होता। फीचर आवश्यकता से अधिक छोटा तथा पढ़ने में उबाऊ होने पर भी अच्छा हो सकता है, ये फीचर संबंधित विचार नहीं है, जबकि फीचर संबंधित विचार निम्न है। देखते हैं कौन कौन से विचार हैं। फीचर हमारा सात्विक किस्म का मनोरंजन करता है, बिल्कुल सही। फीचर में अपनी मनोवृत्ति और समझ के अनुसार किसी विशेष या व्यक्ति विशेष का चित्रण करना पड़ता है, ये भी सही है। नंबर 3 है, फीचर मुख्य रूप से आनंद और विनोद के लिए होता है। रूपक या फीचर लोगों को रुचिकर लगने वाला ऐसा कथात्मक लेख है जो हाल के ही समाचारों से जुड़ा नहीं होता, बल्कि शेष लोग, स्थान, घटना द्वारा उन पर केंद्रित होता है। आगे क्वेश्चन है, पत्रकारिता की वो शैली जो 20वीं सदी से प्रमुखता में आई तथा जिसे लोग पत्रकारिता भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे लोग पत्रकारिता भी कहा जाता है, वह निम्न में से किससे संबंधित है? खोज पत्रकारिता से, खेल पत्रकारिता, सेलिब्रिटी पत्रकारिता या बाल पत्रिका? तो सेलिब्रिटी पत्रकारिता से संबंधित है ये। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। सेलिब्रिटी पत्रकारिता पत्रकारिता की वो शैली है जो 20वीं सदी से प्रमुखता में आई। यह लोगों के निजी जीवन पर केंद्रित है, मुख्य रूप से हस्तियों, फिल्म और रंगमंच अभिनेता, मनोरंजन उद्योग में अन्य उल्लेखनीय लोग और राजनेता जो सुर्खियों में रहना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी पत्रकार को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पूर्णकालिक कहते हैं नियमित वेतनभोगी को, ठीक है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्रकार भाई 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र। किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं? तो अंशकालिक कहते हैं। ये आंसर बिल्कुल सही है। समाचार पत्रों में छपने वाले फीचर में लगभग कितने शब्द होते हैं? तो 250 से 2000 शब्द होते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, अखबार में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? तो संवाददाता या रिपोर्टर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं? तो फ्रीलांसर पत्रकार कहते हैं। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली के बजाय किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो मुहावरेदार भाषा, आम बोलचाल, वस्तुनिष्ठ भाषा या क्लिष्ट भाषा? तो भाई आम बोलचाल भाषा का प्रयोग किया जाता है। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक संस्कृतिनिष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समाचार लेखन के लिए कितने ककारों का जवाब देना होता है? तो भाई 6 ककारों का जवाब देना होता है। ये देख लेते हैं 6 ककार, ठीक है। समाचार लेखन के लिए 6 ककारों का जवाब देना होता है। 6 ककार इस प्रकार है: क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे।
फीचर क्या है? एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है भाई फीचर। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। एक अच्छे और रोचक फीचर के किसका होना जरूरी है? तो किसका जरूरी है? फोटो का भी, रेखांकन का भी, ग्राफिक्स का भी। तो उपयुक्त सभी। आगे है, निम्न में से कौन सा फीचर का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? रूपात्मक फीचर है, खोजपरक भी है, जीवन शैली फीचर भी है, लेकिन भयात्मक फीचर नहीं होता। आंसर सी बिल्कुल सही है। भयात्मक फीचर का प्रकार नहीं है, जबकि खोजपरक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर इत्यादि फीचर के ही प्रकार है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस पृष्ठ पर सतम विचारक लेख, टिप्पणियां आदि प्रकाशित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पेज 3 पृष्ठ कहते हैं, अमुक पृष्ठ कहते हैं, ओप एड पृष्ठ कहते हैं, या संपादकीय पृष्ठ कहते हैं? तो संपादकीय पृष्ठ कहते हैं। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। लोकतांत्रिक समाज में अखबार की क्या भूमिका है? तो एक पहरेदार की, एक शिक्षिका की, एक जनमत निर्माता की। तो उपयुक्त सभी भाई। आंसर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य उल्टा पिरामिड शैली की शुरुआत हुई, तो इस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें किसके जरिए भेजनी पड़ती है? तो टेलीफोन के जरिए, टेलीग्राफ के जरिए, पत्राचार के माध्यम से। तो बी आंसर टेलीग्राम के जरिए भी। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। 19वीं शताब्दी के मध्य उल्टा पिरामिड शैली की शुरुआत हुई, तो उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ के जरिए भेजनी पड़ती थी। अगला लेसन है, विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। तो देखते हैं, किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखक विशेष लेखन होता है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान और अन्य किसी भी महत्वपूर्ण विषय से संबंधित विस्तृत सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टीवी और टेलीविजन चैनलों में अलग अलग विषयों पर विशेष लेखन के लिए निर्धारित सतह को डेस्क कहते हैं। विभिन्न विषयों से जुड़े समाचारों के लिए संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। मीडिया के भाषा में इसे वीट कहा जाता है। वीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी व दिलचस्पी का होना, साथ ही उसे आमतौर पर अपनी वीट से जुड़ी सामान्य खबरें लिखनी होती हैं। विशेष लेखन की भाषा शैली सामान्य लेखन से अलग होती है। इसमें संवाददाता को संबंधित विषय की तकनीकी शब्दावली का ज्ञान होना आवश्यक है। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं भाई। संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनके काम के विभाजन को क्या कहते हैं? तो बीट कहते हैं। बी आंसर बिल्कुल सही है। विशेष लेखन का क्षेत्र निम्न में कौन सा नहीं है? तो अपराध भी है, कृषि भी है, रक्षा भी, लेकिन घूसखोरी नहीं है। डी आंसर सही रहेगा। विशेष लेखन का क्षेत्र घूसखोरी नहीं है, जबकि अर्थ, व्यापार, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून आदि विशेष लेखन के क्षेत्र रहेंगे। कारोबार और व्यापार से संबंधित खबर का संबंध किससे है? तो किससे है भाई? आर्थिक क्षेत्र से रहेगा। से आंसर अपना बिल्कुल सही है। विशेष लेखन के लिए किस भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? सहज, सरल और बोधगम्य भाषा का। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। इनमें कौन सा शब्द क्रिकेट जगत का नहीं है? तो कौन सा शब्द क्रिकेट जगत का नहीं है भाई? स्पिन, स्लिप, मंदड़िए या हिट विकेट। तो जो मंदड़िए है ये क्रिकेट जगत का नहीं है। मंदड़िए शब्द क्रिकेट जगत का नहीं, जबकि रन, स्पिन, स्लिप, बोल्ड तथा हिट विकेट शब्द खेल जगत के है भाई। आगे, विशेष लेखन के क्षेत्र में संवाददाताओं और उप संवाददाताओं के कार्य करने के स्थल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? डेस्क कहा जाता है। सी आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन। जो बीट है, बीट रिपोर्टिंग के अंतर्गत रिपोर्टर को अपने क्षेत्र से संबंधित कौन सी जानकारियां एकत्रित करनी चाहिए? इतिहास, सिद्धांत, नीति, संबंध, उपयुक्त सभी जानकारियां इकट्ठी करनी चाहिए। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को
क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? भी संवाददाता कहा जाता है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी रोजमर्रा की खबरें किस शैली में लिखी जाती है? तो उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। सभी समाचार पत्रों में खेल के लिए कितने पृष्ठ दिए जाते हैं? तो 1 या 2 पृष्ठ दिए जाते हैं। खेल की खबर या रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली में शुरू होती है, लेकिन दूसरे पैराग्राफ से वह किस शैली में चली जाती है? तो कथात्मक शैली में चली जाती है। खेल की खबर या रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली में शुरू होती है, लेकिन दूसरे पैराग्राफ से वह कथात्मक या घटनाक्रम शैली में चली जाती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से विशेष लेखन का कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र नहीं है? सिनेमा, मनोरंजन, स्वास्थ्य या समाचार? तो समाचार भाई। डी आंसर अपना सही रहेगा। भारत में कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो भाई क्रिकेट जो है भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है। अगला क्वेश्चन है, संपादकीय लिखने का दायित्व किस पर होता है? संवाददाता, संपादक, ए और बी दोनों, या संपादकता के सहयोग? तो ए और बी दोनों, संवाददाता और संपादक पर दोनों पर ही होता है। अखबारों का 27 स्तंभ क्या होता है? तो क्या होता है भाई? लेख, फीचर, साक्षात्कार या संपादक के नाम पत्र? तो संपादक के नाम पत्र अखबार का 27 स्तंभ होता है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी इकाई 1 कंप्लीट होती है। कल हम इकाई 2 और 3 इकट्ठी ही कर लेंगे। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से ज़रूर करें भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। ठीक है, और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन जरूर से ज़रूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।